तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद। मजा आएगा, बहुत मजेदार कहानी है युद्ध के बारे में, देश की आजादी के बारे में। हमने शुरुआती कुछ पाठों के अंदर जो है दूसरे देशों का जिक्र किया। इस देश में भारत में राष्ट्रवाद का क्या हालचाल चल रहा था जब दूसरे देश दंगे कर रहे थे, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। महात्मा गांधी का क्या रोल था, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर रहे थे उस टाइम पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, वो सारी चीजें आपको इसी पाठ के अंदर मिलेगी। मजेदार पाठ है, मजेदार कहानी है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज बता देता हूं कि आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी और साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, जरूर से चेक कर लेना। अब ये जो कहानी है भारत में राष्ट्रवाद, किसमें? भारत में। देश बहुत सारे थे दुनिया में। सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद का जो विचारधारा थी वो आई थी फ्रांस के अंदर। फ्रांस के लोग चाहते थे हम आजाद होंगे, हमारे ऊपर जो है किसी का कानून दायरा नहीं होगा, हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार बनाएंगे। ये विचार लेके ये विचार जो है दुनिया भर में फैलाते गए और उसी का असर जो है अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों में पड़ा। भारत अंग्रेजों का गुलाम था और युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध कौन सा था? पहला विश्व युद्ध, जो कि 12-13 के आसपास जब शुरू हुआ था। मतलब ऐसे नहीं होता कि बोल दिया कि हाँ इस डेट से इस डेट तक होता है। ये इसमें जो है ना, जो हिस्ट्री होती है हमारी, उसमें जो है अब युद्ध ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में कि दो बंदे बैठे आजा बेटा काटेंगे तेरे को, ऐसे नहीं होता। मतलब उधर की सेना उधर जा रही है, पता लगे 3-3 महीने तक पहुंच ही रही है सेना, ऐसे चलता था युद्ध। तो जो भी टाइम था उस टाइम पे दंगे भड़के हुए थे दूसरे देशों के आपस में। मतलब एक विचारधारा जो होती है ना, फ्रांस के लोगों ने अपनी सेनाएं दूसरे देशों में भेज दी थी। और आपको पता है पिछले पाठ की कहानी अगर पढ़ी होगी, वियतनाम की कहानी मजेदार थी। तो उस देश के अंदर भी ऐसा ही सीन चल रहा था, वहां पे भी फ्रांस के लोगों ने कब्जा कर रखा था, युद्ध छिड़ा हुआ था वियतनामी लोगों के साथ में। वैसे ही यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था भैया जी ये राष्ट्रवाद क्या होता है, बताएगा कोई मेरे को? पता ही नहीं किसी को। सब लोग अनपढ़, गुलाम, मजदूर, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है देश के अंदर, कैसे जो है देश की हालत सुधरने वाली थी। उसी बीच में एंट्री लेते हैं महात्मा गांधी। देखो यहाँ पे जो है क्या हुआ था, पंगा ऐसे नहीं हुआ था। महात्मा गांधी है ना, इससे पहले जो है भारत आने से पहले जो है अफ्रीका के अंदर कुछ हो गया था। मतलब गोरे काले का भेदभाव और गरीबी वहां पे बहुत बढ़ गई थी। तो उस वहां पे जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया था कि सच्चाई की जीत होगी, हम जो है सारे मसले शांति के साथ हल कर लेंगे। ठीक है, ये विचारधारा जो है भारत में क्या गुल खिलाने वाली थी वो आपको आगे पता लगेगा। तो उस चक्कर में जो है वहां पे उसको सफलता मिल गई थी कहीं ना कहीं गांधी जी को। गांधी जी भारत भी आते हैं उसके बाद में, क्योंकि अपना देश सर्वप्रिय है। ठीक है, क्या हुआ था कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, हमें कुछ चीजें चाहिए होती है, लाइक सेना चाहिए, हमको हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, है ना। और जो सैनिकों को तनख्वाह पे रख रखा है मरने के लिए, तो उनको तनख्वाह भी देनी है। सारी चीजें अगर आप देखोगे तो पैसा लगता है, हर चीज के अंदर धन की बर्बादी होती है। और वो धन आएगा कहां से? मैं बना के दूंगा तुमको धन? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे सरकार ने जो है, जैसे अब अपने देश का युद्ध छिड़ गया तो सरकार क्या करेगी, पूरे लोगों का जो भी चीजें सामान खरीद रहे हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी, चीजें जो है सस्ती कर देगी खरीदना। तो इससे क्या होगा, उनके पास पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। वही किया वहां पे जो है उस टाइम पे जो मजदूर लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, उनके ऊपर खर्चे का बोझ बढ़ गया। क्योंकि देखो पहले से वो लोग, जमीन जो होती है ना, आजकल तो बोलेगा ये मेरी जमीन है, मेरा किला है, ये कोई और नहीं घुस जाएगा इसमें, ठीक है मैं खेती करूंगा। पहले जो है जो जमीन थी जिसपे खेती कर रहा है उसका जो है मतलब कर देना पड़ता था। एक मान के चलो 1 पैसा 2 पैसा कुछ कर होता था। अब आप बोलोगे इतना सस्ता? भैया उस टाइम पे 1 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था। तो मतलब बहुत ही कुछ आ जाता था। जैसे आज के मान के चलो 100-200 रुपए हो, तो उस टाइम पे वैसा कुछ सीन था, या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उन लोगों को वो कर देना था। उसके अलावा जो है जो खेती होती उसकी जो खरीद थी, हम लोग अनाज उगाएंगे तो दूसरे मतलब मंडी वंडी में कहीं जाके बेचेंगे, वो सस्ता बिक रहा था उनका। एक तो कर देना सस्ता बिक रहा है, ऊपर से जो मजदूर आ रहे उनको भी तनख्वाह देनी, सारा चीज मिल मुला के उनको जो है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया चल रहा था उनका। और आगे सुनते जाना किसानी किस हालात के साथ गुजरने वाली थी। अब पहले विश्व युद्ध ने ये गुल खिलाए
भारत के लोगों को। मतलब सब लोग ज्यादातर जो है आपको पता है कृषि प्रधान देश है भारत, यहाँ पे खेती होती है सबसे ज्यादा, और ये खेती बुरे लेवल पे आ लगी थी। देखो यहाँ पे बता रखा है रक्षा पर अधिक खर्च हुआ और इसकी भरपाई युद्ध के नाम पर कर्जे ले लिए गए लोगों से, मतलब लोगों से क्या, दूसरे देशों से पैसे उधार मांग लिए गए, ये भी सीन हुए थे। करों में वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। अब ये सीमा शुल्क क्या होता है, जैसे भारत कोई बाहर के देश का सामान भारत में आएगा या भारत का बाहर जाएगा ना, तो बीच में एक टैक्स देना होता है, तो वो टैक्स भी बढ़ा दिया। अब जो लोग व्यापारी थे, मतलब जो सामान इधर उधर कपड़े वपड़े का व्यापार करते, मसालों का, तो उनको भी दिक्कतें आने लगी। सिर्फ खेती पे असर थोड़ी ना पड़ेगा भैया, सब पे होता है वो असर। तो ये सारा सीन हो गया, और इसके साथ साथ आय कर शुरू कर दिया गया, इनकम टैक्स आज भी चल रहा है आयकर। यानी कि अगर आप साल के अंदर 6 या पता नहीं 10 लाख कुछ है, उससे अगर ऊपर कमाते हो तो आपको सरकार को 15% के आसपास या 10 या 15 जो भी है इतने के आसपास कुछ देना होता है। मतलब कि आपको 100 रुपए पे से 15 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है। वही सीन था वहां पे, एक तो पैसे नहीं आ रहे, जो आ रहे उनके ऊपर भी कर दो भैया। मतलब मरे तो मरे, बहुत बुरे मरे लोग। ये सीन चल गया 1913। और यहाँ पे आपको एक स्टैट्स इन लोगों ने बता रखा है कि 1913 से लेके 1918 तक जो ये युद्ध चला था ना, वैसे आगे भी बताया गया, थोड़ा सा आगे और चला था ये युद्ध, लेकिन ये मेन टाइम पीरियड था। आप देखोगे तो इस टाइम से कितने साल का गैप आया, सिर्फ 5 साल का। 5 साल में एक 2 रुपए वाली चीज 4 रुपए की हो गई थी, समझ रहे हो। मतलब इनकम उतनी ही है, इनकम 2 ही रुपए थी, मान के चलो। पहले जो है 1.5 रुपए की इनकम थी हमारी, और 2 रुपए का कोई सामान ले रहा था। अब भी 1.5 रुपए की इनकम है, लेकिन 4 रुपए का सामान आने लगा। मतलब कीमतें बढ़ गई, दुगनी हो गई कीमतें, जैसे आजकल कंप्यूटर्स की हुई पड़ी है। देखो आगे बताते हैं यहाँ पे 1918, 1921, ये 2, 3, 4 साल जो थे ना, मतलब 18 से 19, 20 से 21, तो इन सालों के बीच में जो है देश के अंदर फसलें बर्बाद हो गई। बर्बाद इन द सेंस की बाढ़ आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा, और इसके बाद आता है महाअकाल, यानी कि देश के अंदर बहुत बड़े लेवल की तंगी आने वाली थी, जिसका लोगों को अंदाजा नहीं था। अब देखो पहले से कीमतें बढ़ी पड़ी, सबसे ज्यादा कौन पछता रहा, मजदूर वर्ग, या मतलब जो नीचे लेवल के लोग थे वो पछता रहे थे। अब यहां पे बताते हैं उसी समय एक बीमारी आ गई, फ्लू नाम की बीमारी। क्या नाम था बीमारी का, फ्लू, ठीक है। ये एक बीमारी आ गई, और बीमारी आपको पता ही है खतरनाक बीमारी है। जैसे आजकल कमेंट में बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। देखो अब इस बीमारी के तहत जो है लगभग 120 लाख लोग मारे गए, 120 से 130 लाख के आसपास जो लोग थे, भारत की आबादी इतनी मारी गई। वैसे भी उस टाइम पे ज्यादा आबादी थी नहीं, ठीक है। ये जनगणना जो हुई थी ना, ये फ्लू की बीमारी, ये 1900, देखो हर 10 साल में एक बार होती है, ये 1921 में जनगणना हुई थी। तो ये जो है ना 1921 के जो जनगणना थी उनके हिसाब से बताया गया कि लगभग 120 लाख लोग इस बीमारी से मारे गए। अभी तक कोरोना का जो सीन चल रहा है उससे ज्यादा नहीं मरे हैं, उससे 30-40 लाख लोग मरे हैं। इसकी हालत देखो आप, सीन क्या चल रहे थे, किस लेवल पे लोग डरे हुए थे। ना उस टाइम पे हॉस्पिटल्स थे, ना उस टाइम पे दवाइयां थी इतने हाई लेवल की। तो क्या चल रहा होगा देश के अंदर समझ सकते हो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा डाटा है, बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी बीमारी आ गई थी उस टाइम पे, तो ये पूछा जा सकता है जस्ट आपसे, ठीक है। अब लोगों की एक तो युद्ध नहीं खत्म हो रहा ढंग से, मतलब दंगे वंगे तो भड़क ही रहे हैं, नॉर्मल चल रहा था, लोगों को परेशानियां और बढ़ती गई। अब विचार आया, आहा कोई व्यक्ति आया है हमारी मदद करने, प्रभु आए हैं स्वयं हमारा उद्धार करेंगे। आ गए महात्मा गांधी, टैंक आ गए ये रे, ठीक है। देखो मैंने 3 नाम लिख दिए, ये जो है ना नाम तो और भी बहुत सारे थे पाठ के अंदर, बहुत सारे नाम थे, तो ये मेन जो है हाइलाइट्स नाम है, तो इनको जो है बार बार दोहराया जाएगा। अब यहाँ पे एक आंदोलन चला, सत्याग्रह का आंदोलन, लिख रखा है क्या मैंने कहीं पे, ये रहा ऊपर ही लिख रखा है, देखो ये रहा, सत्याग्रह का विचार, विचार मतलब की सोच। 1915 की बात है, मतलब कि युद्ध चल रहा था, लड़ाई हुई पड़ी थी, और उसी टाइम पे महात्मा गांधी की एंट्री होती है भारत के अंदर। भारत के अंदर महात्मा गांधी आते हैं और बोलते हैं हम करेंगे सत्याग्रह, सत्या की होगी जीत, आ जाओ मेरे साथ तुम भी। अब यहाँ पे भारत लौटे, उससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने जो है एक नए तरह के जन आंदोलन का रास्ता अपना दिया था, यानी कि शांति के साथ मसले को हल करने का। अब
सत्य के ऊपर जोर देते थे कि सच्चाई की जीत होगी, तुम जो है बस उसका आंदोलन करते रहो, लड़ाई दंगे मत करो, ऐसी उनकी विचार थी। भारत के अंदर भी चालू कर दिया, हो जा भाई चालू सत्याग्रह, लोग जुड़ गए, वैसे भी बड़े नेता थे, दूसरे देश में करके आए थे, हमारे देश में भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे। मतलब जब ऑप्शंस ना हो ना तो एक ही आदमी के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, वही हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है 1916 में बिहार के अंदर जो है यहाँ पे एक पाठ आया था, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में है, बट हाँ है आपका जो है 12th या 10th 11th इसी के आसपास है, कोई पाठ है आपका, ठीक है। तो मैंने पढ़ा रखा है, वैसे मेरे को इतना याद है जरूर से। देखो 1916 के अंदर जो है ना चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सुना होगा आपने, तो वही आंदोलन था ये 1916 के अंदर जो है चंपारण के अंदर। यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे जो है जो ये लोग थे ना, मतलब जमीन थी वो बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं उनको, जमींदारों के हवाले हो रखी थी, और लोगों से जिनकी जमीन थी उनको जबरन जो है वहां पे अफीम की खेती करनी पड़ती थी। मतलब एक ट्रीटी साइन हो रखी थी पहले से, और उसके तहत उनको शायद 15 या 20% हिस्से पे अफीम की खेती करनी पड़ेगी, मजबूरी थी उनकी, और उसका जो है उनको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता था। और पंगा ये हो रहा था कि वो जो है ना वो बहुत मतलब मेहनत वाली खेती थी, और लोग उससे परेशान हो चले थे, एक तो पैसा नहीं मिल रहा, जमीन बर्बाद हो रही। उसी के चलते जो है एक व्यक्ति जो है महात्मा गांधी को यहाँ बुला लाता है चंपारण में। उससे पहले वो कोलकाता गए, कोलकाता से आते हुए वो चंपारण आए थे, चंपारण बिहार के अंदर पड़ता है। सो यहाँ पे जो है उन्होंने मोर्चे वोर्चे किए, वकील बुलाए, बीच में ये भी हुआ था कि गांधी को जेल में बंद कर दिया, मतलब फिर उसको रिहा कर दिया गया, फिर बाहर गए वो। मतलब कुल मिला के जो है कुछ टाइम के बाद में वहां से वो कानून सहमति के साथ वापस ले लिया गया, मतलब समझौता हो गया। और फाइनली यहाँ पे जो ये सत्याग्रह था उन्होंने लड़ाई दंगे नहीं करवाए, और चंपारण के अंदर जो किसान वर्ग परेशान था, मजदूर वर्ग परेशान था, वो शांति से रह पाया, यानी कि उनको थोड़ी सी राहत मिल गई उस चीज से। तो उसके बाद गांधी का जो है प्रचार बढ़ने लगा, गांधी की जय जयकार होने लगी, सिर्फ चंपारण में नहीं बाहर के इलाकों में भी, यानी कि भारत के अंदर। अब एक व्यक्ति अगर कहीं की समस्या का समाधान कर देता है तो पूरा देश उसको जानने लगता है, वही हो गया था यहाँ पे। उसके बाद में जो है यहाँ पे बताते हैं 1917 में ये गुजरात गए, एक साल के बाद में कहाँ गए, गुजरात गए। गुजरात में एक जगह है खेड़ा, ये जिला है कोई खेड़ा नाम का, मुझे नहीं पता, मैं गुजरात से नहीं हूं। तो 1917 में खेड़ा नाम की कोई जगह पे गए, वहां पे भी ऐसा ही हुआ था, फसलें खराब हो गई थी, और वहां पे भी उसने जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चला दिया था। और उसके साथ साथ वहां पे प्लेग की बीमारी आ गई थी। यहाँ पे फ्लू की आई थी ना बीमारी, 1917 में प्लेग नाम की एक बीमारी आ गई थी, जो कि शायद से चूहों से चलती है। तो बीमारियां चलती है यार, ये नॉर्मल है, हर कुछ टाइम के बाद में जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उसको घटाने कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ये हो गया था, और यहाँ पे जो है लगान वसूली बहुत ज्यादा हो रखी थी, तो लोग गांधी आए, गांधी की मदद से जो है वो लगान वसूली में थोड़ी सी ढील मिल गई उनको, उससे मुक्ति मिल गई। और यहाँ पे जो है 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के अंदर जो है मतलब उसके लेके जो है उन्होंने सत्याग्रह किया, यानी कि शांति के साथ बातचीत करना, कुछ नहीं किया, बस शांति के साथ बातचीत करना टेक्निकली। उसी बीच में जो है सरकार की खिसक गई, ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज लोग बैठे हुए थे। 1919 की बात है, रोल्ट एक्ट आ गया। क्या आ गया? रोल्ट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत आपको कुछ नहीं बताया जाएगा और 2 साल तक जबरदस्ती जेल में बंद रखा जा सकता है। जैसे आज के टाइम पे कानून है कि अगर आप को गिरफ्तार करती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर जो है उसको कोर्ट में पेश करना होगा। यहां पे ऐसा नहीं था। इस कानून के तहत 2 साल तक फालतू फंड में जेल में रख सकते हैं, ये अधिकार उनको दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज ही कानून लेके आए और उसी के तहत जो है लोग बुरा मान गए। अब भाई एक मतलब ऐसा कानून जिससे मतलब आपको उठा के ले जाए, कोई कुछ नहीं बताएगा, 2 साल तक जेल में रखो तुमको, कोई लॉजिक बनता है इसके पीछे? इसीलिए लोग परेशान हो गए। गांधी जी ने इसका विद्रोह भी किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला ले लिया गांधी जी ने, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, वो वही रूल चलता गया। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जल्दबाजी में पारित कर दिया, कुछ सोचा समझा उन लोगों ने भी नहीं, बस चला दिया कि चलन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमको कौन सा कुछ करना है। राजनीतिक कैदियों को इसके तहत जो है 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम में। रोल्ट एक्ट क्या है? ठीक है, याद रखना, बहुत आसान है। इसको लेके जो है 6 अप्रैल को 1919 में शुरू हुआ, 6 अप्रैल को जो है 1919 की हड़ताल शुरू हो गई।
हड़ताल बढ़ती गई। अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको नहीं पता, सबको पता है। वहां पे जनरल डायर आया और ढूंढ डाला लोगों को। वही सीन इसी के तहत हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। यहाँ पे अमृतसर की बात है, अमृतसर के अंदर बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि सत्याग्रह कर रहे थे, लोगों को अपने साथ ले रहे थे इस कानून के विरोध में। ठीक है, पकड़ लिया उनको, नेताओं को। बस नेता गए तो लोग क्या करेंगे बेचारे, नेता ही चले गए, नेताओं को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया अमृतसर के अंदर। तो अब हिरासत में लेगा तो लोग थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई कि गांधी तू मत घुस जाइयो दिल्ली में कुछ भी करके। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। कब? 10 अप्रैल की बात है। इसके बाद लोग और भड़क गए। समझो, एक शांति के साथ आंदोलन चल रहा है, कोई आएगा ठोकेगा तुमको, तुम चुप बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। भड़क गए लोग और भड़क गए। इसके बाद जो है लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन सब जगहों पे हमला करना शुरू कर दिया। मार डालो सबको, सरकारी अफसर कुछ नहीं है, बर्बाद है। ठोक रहे थे लोग आपस में, मतलब ऐसे मारकाट चल पड़ी थी तगड़े वाली। मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ के तहत जो है, मतलब जैसे अब धारा 144 है ना, वैसे ही मार्शल लॉ था उस टाइम पे। मार्शल लॉ को लागू कर दिया और जनरल डायर को उसकी कमान सौंप दी गई। अब लोग इकट्ठा हो गए, एक जलियांवाला बाग जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने पे उनको नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लागू हुआ पड़ा, क्योंकि वो गांव से थे और मतलब बीच से में एकांत सा इलाका था, वहां पे नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू हुआ पड़ा इधर। और लोग इकट्ठा हो गए, जनरल डायर पहुंच गया। एक ही गेट था, बाहर चारों तरफ दीवारी थी और एक मेन गेट था, बस उसके अंदर प्रवेश करने। वहां पे बैठ गया और बैठ के सब लोगों को भून डाला। बहुत बेरहमी के साथ में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, जो भी कोई गया हुआ था उधर, सबको बेरहमी के साथ मार दिया गया। अब इतना बड़ा कांड हो गया, इतने लोगों को मार दिया। पहले मारा, उसके बाद और कोई प्रदर्शन किया छोटा मोटा, उनको भी मार दिया। और उसके बाद में तो भैया जी महाभारत मचा दी उधर ही। तो इसके चलते जो है उसके बाद जो है लोग और थोड़े और गुस्सा हो गए। मतलब वो जो बात थी वो फैलने लग गई, जलियांवाला बाग में ऐसे ऐसे कांड हो गया। पहले थोड़े बहुत मरे थे, लोग भड़क गए थे, लेकिन अब तो भाई हद ही पार हो गई, क्या करें अब। तो अब जो है यहाँ पे सत्याग्रहियों को जो है जबरन जो है उनकी नाक रगड़वाई जमीन पैसे की माफी मांगो तुम सरकार से, ये हो। मतलब सरकार अपनी पूरी जबरदस्ती जो है, जो अपने कानून लेके आई है उसका विरोध नहीं चाहती थी। ठीक है, आजकल भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा चलता है और खासकर भारत में भी चलने लगा है। मतलब सरकार जो है जबरन कानून थोपे जा रही है लोगों पे। तो वही हुआ वहां पे, मतलब ये राहत की बात है थोड़ी सी, हम कुछ कर सकते हैं, वहां पे कुछ नहीं कर पाए लोग। और नाक रगड़े, सड़कों पर घसीट कर चलने, सारे साहबों को, जो मतलब अंग्रेजी सरकार के साहब लोग थे, उनको सलाम करने पर मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव में बम भी बरसा दिए। पंजाब की बात है, गुंजरावाला कोई जगह होगी, वहां पे बम गिरा दिए भाई साहब। मतलब पूरी खतरनाक वाली तोड़फोड़ हुई। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापिस ले लिया। मतलब अब वो सिचुएशन आ गई थी करो या मरो की, मतलब कि मार डालो सबको। सरकार को उखाड़ सकते थे लोग उस टाइम पे। गांधी ने आंदोलन वापिस ले लिया कि हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा था युद्ध होने वाला है और सत्याग्रह, सत्य के नाम पे दंगे हो गए अब देश में। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपना आंदोलन जो है वापिस ले लिया। अब यहाँ पे जो है गांधी जी एक बात समझ चुके थे। थोड़े से लोग, एक जाति के लोग जो है, क्योंकि देश जातियों में बटा हुआ था, तो जाति के लोग जो है ना, वो ऐसे जो है एक जाति पे हम निर्भर नहीं रह सकते। हमें जो है हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाना होगा। एक साथ लाने के लिए कुछ करना होगा। आजकल नहीं, आज तक नहीं आया यार ये तो अब जो है साथ लाने की कोशिश की जाने लगी। बताते हैं यहाँ पे खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। ऐसा सोच के उन्होंने जो है ओटमन तुर्की, पहला विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया था, वहां पे जो है ओटमन तुर्की की हार हो चुकी थी और अफवाहें फैल गई दुनिया भर के अंदर कि जो है इस्लाम समझ रहे हो ना, मुसलमानों का जो धर्म है वो, ठीक है, कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि जबरन थोप दी गई है। उसके चलते जो है लोग थोड़ा, मतलब खिसक गई थी, लोगों की गुस्सा थे थोड़ा मन के अंदर। 1919 में बंबई के अंदर एक खिलाफत समिति का गठन कर दिया गया। मोहम्मद अली, शौकत अली नाम सुने होंगे ना आपने। तो ये लोग जो है वहां पे जो बंधु भाई है ये, के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे की जन कार्रवाई को संभालते हुए महात्मा गांधी के साथ
चर्चा शुरू कर दी कि अब हम करें तो करें क्या। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं की बात पर राजी हो गए, मतलब सहमति बैठ गई उधर। आगे जो है आंदोलन अब बड़े लेवल का होने वाला था भैया जी। ये जलियांवाला बाग अब की बार नहीं होने वाला, अब की बार हम बचाएंगे, लोगों को नहीं मरने देंगे, हम कुछ भी कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। और लोग अब ज्यादा हो गए उनके साथ में, महात्मा गांधी के साथ में। अब यहाँ पे जो है एक आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। मतलब कि सहयोग क्या होता है, देखो सहयोग साथ देना, ठीक है। असहयोग आ गया यानी कि साथ नहीं देना। सर आंदोलन चलाया गया कि अब से हम सरकार का साथ नहीं देंगे। साथ देने का मतलब है हमें सरकार की नौकरी नहीं चाहिए, हम सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे, सरकार जो कपड़े मंगवाएगी हम उसको नहीं पहनेंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे हम, ठीक है। वो कर दिया लोगों ने जो है, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, वो तो सबसे पहले बारी आती है उनकी। तो उसके बाद में जो है स्कूलों के टीचर्स छोड़ के भाग गए, वकील छोड़ के भाग गए, अपने अदालतों के केस वे सब बंद हो गया। मतलब बाहर के जो कपड़े आ रहे थे उनको पहनना बंद कर दिया। मतलब पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया सरकार का, सरकार के साथ कोई नहीं था। इस अभियान को जो है गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली के द्वारा 1920 की गर्मियों के दौरान जो है पूरे देश का पहले तो जायजा लिया गया। ऐसे नहीं कि चल शुरू करते हैं आजा, ऐसे नहीं हुआ। पहले पूरा इलाके को देखा गया, पूरे देश का भ्रमण किया गया, हालात क्या है देश के अंदर, क्या क्या चीजें तकलीफ दे रही हैं, वो सारी चीजें वहां पे जुटाई गई। आखिरकार 1920 दिसंबर की बात है, 1920 में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग जो आंदोलन था उसको सहमति मिल गई। कांग्रेस उस टाइम पे जो है अपने पैर पसारने लगी थी, यानी कि डिमांड में आ रही थी। जैसे सरकारें आती हैं, कांग्रेस को अपनी हवा चल रही थी। उस टाइम पे ज्यादा पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस ही थी मेन। आंदोलन की जो है अलग अलग धारणाएं चलती गई। कुल मिला के जो है 1921 में इसको चालू कर दिया गया। यहाँ पे बताते हैं विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लग गई, मतलब फूकने लग गए लोग। ऐसे होता है ना कि टायर वायर तो फूकते हैं, वहां पे कपड़ों का बहिष्कार हुआ है बाहर के सामान का, तो उसको फूकने लग गए, जलाने लग गए, ऐसा हो गया। 1921 से 22 के बीच में जो है विदेशी कपड़ों का आयात जो है आधा रह गया, यानी कि ये टाइम पीरियड था 1921 से 22, ठीक है। मतलब एक साल का इतना असर पड़ गया इस आंदोलन का कि जो बाहर के देशों से कपड़े आते थे ना, मशीनों से बने हुए, मीलों से बने हुए, वो कपड़े अब जितने पहले आते थे उससे आधे हो गए। मतलब कि व्यापार घट गया कुल मिला के। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर सिर्फ 57 करोड़ की रह गई, समझ लो। मतलब हालात बहुत खराब कर दिए थे। लेकिन ये जो है ये आंदोलन ऐसे हम तो चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं होता भैया। गरीब मर रहे थे वहां पे, गरीबों के पास देखो, गांधी बोला खादी पहनो मजे लो, भारत का कपड़ा, देसी कपड़ा, ऐसे जो है गांधी ने तो बोल दिया। अब जो खादी कपड़ा था वो था महंगा, मीलों का कपड़ा था सस्ता, मतलब जो बाहर से आता था वो सस्ता कपड़ा था, जो मीलों भारत के अंदर बनता था वो महंगा था। तो गरीब कब तक पहनेगा, वो पंगा चल रहा था। और उसके साथ जो है धीरे धीरे लोग अपना जो है वापिस उसी, मतलब ये आंदोलन धीरे धीरे ठप होने लगा। वकील अपने कामों पे जाने लगे। आखिर कब तक बैठे रहेंगे भाई, चुपचाप खाना पीना भी चाहिए, गरीबी आ जाएगी, ऐसे तो मर जाएंगे भूखे, ठीक है। अवध में जो है यहाँ पे बताते हैं, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र यहाँ पे किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। रामचंद्र का काफी जिक्र आया है। रामचंद्र ने जो है मतलब लिखने की जगह गायब हो गई भैया, रामचंद्र, ठीक है, ये किसानी नेता थे अवध के अंदर। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में एक देश है कोई, उसमें जो है गिरगिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके हैं। किसानों से बहुत अधिक जो है कर वसूली के कारण जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया बोल सकते हो। 1920 में जो है ये जवाहरलाल नेहरू जो है अवध के अंदर गाँव का जो है जायजा लेने के लिए पहुंचे, ये दौरा करने गए, गाँव वालों से बातचीत करी, कि उनकी दुविधाएं समझने की कोशिश करी। उसके बाद में जो है आंदोलन हुए। इसने ये भी बोल दिया था कि मुझे जो है कोई गोली वोली से नहीं मार सकता, ये वो करके बाद में इसको जो है फांसी लगा दी गई और मार दिया गया था इसको। नहीं ये नहीं था वो, सॉरी गलत डाटा आ गया गलत जगह से, ठीक है। ये तो इतना ही था बस इसके बारे में, रामचंद्र के बारे में ज्यादा कुछ आगे बताया नहीं है। ये कोई और था, देखो ये था अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, सीताराम राजू लिख सकते हैं हम सीधा सीधा, ज्यादा अजीब गरीब नाम है इनके। देखो ये वो नहीं था कहीं आप सोचो कि फांसी वासी का वो सीन नहीं हुआ इसके साथ। ये जो है ऐसे आंदोलन किया, उसके आगे का डाटा इसके साथ था वो। देखो अल्लूरी सीताराम राजू, ये जो है एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने जो है
लोग मानते थे लोग, या फिर इन्होंने कहा होगा कुछ भी कि मेरे पास एक विशेष शक्तियां हैं, वह जो है सटीक खगोलीय अनुमान, खगोलीय अनुमान मतलब आसमान में क्या चलेगा, क्या भविष्यवाणी टाइप का, वो अनुमान लगा सकते हैं, लोगों के को ठीक कर सकते हैं बीमार हो गया तो, और उसके साथ गोली उनको नहीं मार सकती। सरकार ने फांसी चढ़ा दिया उसको बेचारे को, बहुत बुरा हुआ। 1924 की बात है, इसको राजू को फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे एक विचारधारा जन्म ले रही थी, स्वराज की विचारधारा। देशों के अंदर, मतलब देशों क्या, देश के अंदर जो है स्वराज का जिक्र चलने लगा, स्वराज बढ़ने लगा। वीडियो लंबी चली गई भाई, इतनी लंबी वीडियो आप नहीं देखोगे मुझे पता है। आप अगला पार्ट देखना, दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां पे दूसरा भाग मिल जाएगा, उसके अंदर जो है इस पार्ट को आगे कंटिन्यू किया गया है। सो अगले जो है, जो आगे का पोर्शन है वो उसी वीडियो के अंदर मिलेगा। आधा पार्ट बच गया अभी आपका, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बता दूं मैं, तो इस चैप्टर के अंदर से आप जो है अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 कर सकते हो, और पहले प्रश्न के अंदर रोल टैक्ट है वो वाला पोर्शन करना, उससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आता, ठीक है। बाकी वो जो है अगला भाग भी देख लेना, मजा आएगा कहानी के अंदर। ट्विस्ट तो अभी बाकी है भैया जी, ये तो सिर्फ लड़ाई दंगे चल रहे थे, असली मजा तो आगे आने वाला है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि आप अपना अपडेट टाइम से ले पाओ।